Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers, students and viewers, Assalamu alaikum. As you know, we're learning nervous system of science book 8. Today, I'll explain the model test. The test which we are going to conduct on 27th of September and 24th of October in district Khushab, which is a competition between the students of different schools, students of class 8 and class 5. तो मुझे बहुत सारी जगहों से, बहुत सारे स्कूल से और टीचर्स से ये एक क्वेरी है उनकी कि किस तरह का पेपर होगा, कोई मॉडल टेस्ट पेपर बना के हमें बताएं। तो मैं थ्रू आउट ये बताता आ रहा हूं कि ये कंसेप्चुअल होगा, ज्यादा पेपर कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा। जितने भी मैंने वीडियोस भेजी हैं, वो जिन लोगों ने सुनी है, वो उनका ख्याल है कि शायद ये पेपर बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि मेरी वीडियोस जो हैं उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स बुक से हैं, बाकी कुछ एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अब मैं कुछ वीडियोस जो मॉडल टेस्ट है उसके ऊपर बनाऊंगा। तो ये मेरी पहली वीडियो है। ये नर्वस सिस्टम जो है, ये सेकंड चैप्टर है साइंस का, 8th क्लास की साइंस का सेकंड चैप्टर है, और ये हम पढ़ रहे हैं। इसके ऊपर कुछ वीडियोस मैंने भेजी हैं। तो इसमें मैं अब ये पहला मॉडल टेस्ट पेपर जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें मैं इसमें सिर्फ MCQs डिस्कस करूंगा इस लेक्चर में। 5 तरह के क्वेश्चन होंगे। एक MCQs का होगा, एक ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन होगा, एक फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन होगा, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट दी होगी उसको करेक्ट करना होगा, और एक क्वेश्चन होगा शॉर्ट आंसर्स का। ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनके शॉर्ट आंसर्स होंगे। ये 5 क्वेश्चन होंगे, ये क्लास 5 के लिए भी और क्लास 8 के लिए भी। एंड वी आर डिस्कसिंग द टेस्ट ऑफ साइंस ओनली। ठीक है, अच्छा तो चलते हैं फिर ये कि किस तरीके का ये टेस्ट होगा। सबसे पहले ये जो नर्वस सिस्टम है, इसमें जो मैंने 25 MCQs मैंने बनाए हैं, जो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ। तो ये 25 MCQs को अंडरस्टैंड करने के लिए एक दफा क्विकली आप ये कुछ मैंने इमेजेस, कुछ तो आपकी बुक से लिए हैं, कुछ और जगह से मैंने उठाए हैं और इसमें अपने लेक्चर में डाले हैं। ये इमेज मैंने आपकी बुक से लिया है, जो सामने आपको नजर आ रहा है। इसमें आप ब्रेन देखें, ब्रेन के 3 पार्ट्स उसने बताए हुए हैं। एक फोर ब्रेन है, एक मिड ब्रेन है और एक हाइंड ब्रेन है। ये अगर देखें तो साइड पे लिखा हुआ है। फोर को आप समझिए बिफोर से, बिफोर आगे, यानी अगला, अगला हिस्सा, ब्रेन का अगला हिस्सा। ये जो अगला हिस्सा है ये फोर ब्रेन, ऊपर वाला, या अगर ब्रेन को इधर से हम ऊपर की तरफ जाएं तो ये फोर ब्रेन है। और उसके बाद मिड ब्रेन, यानी जो मिडल, मिड का मतलब मिडल, जो ब्रेन का मिडल वाला पार्ट है वो मिड ब्रेन है। उसके बाद है हाइंड ब्रेन। अब हाइंड, बिहाइंड से समझिए आप, पीछे, जो पीछे वाला ब्रेन का हिस्सा है वो हाइंड ब्रेन है। तो ये 3 पार्ट्स हैं, मेन स्ट्रक्चरल पार्ट हैं 3, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन है उसके फिर आपकी बुक में उसने 3 पार्ट्स बताए हुए हैं। एक सेरिब्रम, और दूसरा थैलेमस, और तीसरा हाइपोथैलेमस। ये आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। फिर उसने मिड ब्रेन दिखाया है, और फिर हाइंड ब्रेन के उसने 3 पार्ट बताए हैं, 3 पार्ट्स, सेरिबलम, पॉन्स और मेडुल्ला ऑब्लंगाटा। इसको कुछ लोग मेडुल्ला ऑब्लंगेटा पढ़ते हैं, वो गलत है। इसकी प्रोनाउंसिएशन है मेडुल्ला ऑब्लंगाटा। तो ये मेडुल्ला ऑब्लंगाटा, पॉन्स एंड सेरिबलम, ये 3 पार्ट्स हैं हाइंड ब्रेन के। और फोर ब्रेन के भी 3 पार्ट्स हैं,
सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, और फिर मिड ब्रेन का कोई पार्ट उसने नहीं दिखाया। आप यहाँ पे जरा गौर से देखें, जो बिल्कुल ब्लू है, डार्क ब्लू, वो सेरिब्रम है, और जो उसके अंदर फिर ब्राउनिश कलर का है वो थैलेमस है, और थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस है, और फिर मिड ब्रेन जो ग्रीन ग्रीन कलर का है छोटा सा, ये वाला, ये मिड ब्रेन है, ठीक है। फिर जो हाइंड ब्रेन है उसके 3 पार्ट्स हैं। एक ये है ओवल शेप्ड, अंडे की शक्ल का, इसको पॉन्स कहते हैं, और एक ये जो पिंक सा है, ये पर्पल कलर है, ये पिंक है, तो ये पिंक सा जो है ये सेरिबेलम है, और ये जो लंबा पार्ट है यहां से एलोंगेटेड पार्ट है, ये है मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा। तो ये आपने यहां से याद रखने हैं, ठीक है। अब मैं कुछ और भी आपको दिखाता हूं आगे। ये भी मैंने, अच्छा ये देखें, ये जो आपने सेरिब्रम देखा, सबसे ऊपर वाला पार्ट, 4 ब्रेन के 3 पार्ट है ना, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। जो सेरिब्रम है वो ये दोनों पार्ट जो आपको नजर आ रहे हैं, ये सेरिब्रम दरमियान से हाफ इसके इसको कर दें तो ये इसका एक राइट साइड बन जाती है, एक लेफ्ट साइड बन जाती है। तो ये चूंकि जो सेरिब्रम है ये एक स्फीयर की शेप होती है, स्फीयर जैसे फुटबॉल गोल होता है, तो ये फिर जब दरमियान से आप इसको काटते हैं तो ये वाला राइट हेमिस्फेयर और ये वाला लेफ्ट हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर आधे स्फीयर को कहते हैं, ठीक है। तो ये राइट हेमिस्फीयर है, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर है। तो ये जो आपका 4 ब्रेन है, और 4 ब्रेन का जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम के 2 पार्ट्स होते हैं मेन, एक राइट हेमिस्फीयर और एक लेफ्ट हेमिस्फीयर, ये आपने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद ये जो ये वाला पार्ट है, ये यस, ये वाला, ये इसको देखें आप, हर जो हेमिस्फीयर है उसके आगे 4 पार्ट होते हैं, लोब्स कहते हैं उनको। एक फ्रंटल लोब है, इसको मैं अगर बड़ा करूं, अब जरा देखें, ये फ्रंटल लोब है, फ्रंट का क्या मतलब, आगे वाला लोब। ये पैराइटल लोब है, ये दरमियान में है। ये ऑक्सीपिटल लोब है, पीछे है। और ये टेम्पोरल लोब है, ये जो आपके कनपट्टी के ऊपर, ये टम्पैनम कहते हैं ना आप, तो इसके ऊपर जो है ये टेम्पोरल लोब है। और ये एक हेमिस्फीयर के हैं 4 लोब्स। इसी तरह 4 लोब्स जो है वो दूसरे हेमिस्फीयर के भी हैं, तो टोटल 8 लोब्स हो गए। यहां पे आप गौर से देखना, ये देखें सेरिबेलम, ये जो आपका सेरिब्रम है, जो 4 ब्रेन है, उसका जो पिछला हिस्सा है उसके बिल्कुल नीचे है सेरिबेलम जो है, ठीक है। हाइंड ब्रेन का ये पार्ट है सेरिबेलम। तो ये आपने देख लिया। तो अब ये जरा मैं आपको एक और दिखाता हूं पार्ट, इसको देखते हैं जरा। ये जरा देखें पार्ट, वो वाला पार्ट जो है, ये साइड देखें, ये ऊपर तो आपको, ये तो सारा सेरिब्रम है, ठीक है। अच्छा, सेरिब्रम ये आपका थैलेमस है, और उसके नीचे हाइपोथैलेमस है। ये हाइपोथैलेमस जो है वो थैलेमस के नीचे है। ये 3 पार्ट उसने आपकी बुक में बताए हैं, सेरिब्रम, थैलेमस
और हाइपोथैलेमस। अच्छा, फिर जो ये अब सिर्फ आपका फोर ब्रेन है, उसमें 3 पार्ट तो ये है, उसके अलावा भी पार्ट्स हैं। ये बेसल न्यूक्लियाई या बेसल गैंग्लिया इसको कहते हैं। यहाँ पे जो न्यूरॉन्स हैं उनकी सेल बॉडीज जो हैं वो यहाँ पे क्लस्टर की शक्ल में होती हैं, ठीक है, ग्रे मैटर इसको कहते हैं यहाँ पे, इस जगह पे। और एक इसके अंदर लिम्बिक सिस्टम उसको कहते हैं, जो आपकी बेसिकली जो मेमोरी है और इमोशंस और मोटिवेशन उसको कंट्रोल करता है, ठीक। और ये हाइपोथैलेमस है। और ये जो दूसरे पार्ट हैं इनको ये आप देखें, ये देखें, थैलेमस ब्लू कलर का थैलेमस है और उसके नीचे ब्लू कलर का हाइपोथैलेमस है। ये हाइपोथैलेमस जो है ये इसके बिल्कुल नीचे है। ये एक्चुअली साइड से काट के उन्होंने दिखाया हुआ है, अंदर के पार्ट सारे। एक्चुअली ये जो पोर्शन दिखाया है ना, इसके नीचे है ये हाइपोथैलेमस, नीचे से इसके बिल्कुल नीचे आ जाता है। ये थैलेमस के बिल्कुल नीचे है हाइपोथैलेमस, ठीक है। फिर एक ये छोटा सा पार्ट है, इसको एपीथैलेमस कहते हैं। और ये एक है, इसको सब थैलेमस कहते हैं। 4 तरह के थैलेमस हैं, एक थैलेमस, एक हाइपोथैलेमस, एक एपीथैलेमस और एक सब थैलेमस। बहरहाल आपको जितनी आपकी बुक में है आप उतने ही याद रखें, थैलेमस और हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम, ये 3 पार्ट फोर ब्रेन के, ये आपने रखने हैं ज़हन में, ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, ये चीजें आपने देख ली। अब हम चलते हैं, जो टेस्ट मैंने बनाया है सिर्फ एमसीक्यूज और सिर्फ नर्वस सिस्टम का, ये जो आपका ब्रेन वाला पार्ट है इसके ऊपर मैंने 25 एमसीक्यूज बनाए हैं। और ये जरा आप सुने हर एमसीक्यू, उसका फिर मैं आंसर भी मैंने दिया है, तो ये जरा आप सुन लें, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसको मैं अगर जरा बड़ा कर लूं ना, ये इजाजत दें, लेट मी, तो जी अब आपको समझ आएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, which structural component serves as the absolute control center of the entire nervous system? आपका जितना नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कार्ड और आपकी नर्व्स आपकी बॉडी में जितनी हैं, वो सिंपैथेटिक नर्व्स, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, जो ऑटोनोमिक नर्व्स हैं, सोमैटिक नर्व्स हैं, जितनी भी हैं, वो सारा जो सिस्टम है नर्वस सिस्टम आपका, उसमें वो कहता है कि विच स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, पूरे नर्वस सिस्टम में स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का क्या मतलब, स्ट्रक्चर क्या होती है, साख्त, बनावट। स्ट्रक्चरल एडजेक्टिव हो गया, कंपोनेंट जुज्व, तो साख्ती जुज्व, कौन सा साख्ती जुज्व, कौन सा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट सर्व्स एज द एब्सोल्यूट कंट्रोल सेंटर, जो कि एब्सोल्यूट मुतलकुल अनान कंट्रोल सेंटर, सब हर चीज का कंट्रोल जिसके पास है उसको कहते हैं एब्सोल्यूट कंट्रोल सेंटर, वो ऑफ द एंटायर नर्वस सिस्टम पूरे। ये देखें टीचर्स, बच्चों को क्वेश्चन समझाना है आपने इस तरह एक एक लफ्ज का मतलब करके, तब वो सॉल्व कर सकेंगे ये पेपर। क्वेश्चन पहले उनको अंडरस्टैंड कराएं। विच स्ट्रक्चरल कंपोनेंट सर्व्स एज द एब्सोल्यूट कंट्रोल सेंटर ऑफ द एंटायर नर्वस सिस्टम, पूरे नर्वस सिस्टम का जो मेन कंट्रोल सेंटर है वो कौन सा है। आगे 4 ऑप्शंस दिए हैं, स्पाइनल कार्ड ओनली, नो। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कौन सा होता है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के अलावा, एक्सेप्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, ऑल अदर पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इन 2 पार्ट्स के अलावा बाकी सारा पेरिफेरल है, ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पास कंट्रोल है पूरे नर्वस सिस्टम का, नो। स्पाइनल कार्ड अकेली के पास है, नो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम
यस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या चीजें हैं? दो, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, पूरे नर्वस सिस्टम का असल कंट्रोल इसके पास है। ठीक है, तो ये इसका आंसर बनता है, ऑप्शन सी है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आगे है क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स क्या है? क्रेनियम, ये इसको कहते हैं स्कल को, जो नर्व्स दिमाग से निकल के स्कल में आती हैं। 12 पेयर्स, 31 पेयर्स वो होते हैं जो आपके स्पाइनल नर्व्स हैं, स्पाइनल पेयर्स जो स्पाइनल कार्ड से निकलती हैं, वो 31 पेयर्स हैं। और जो आपके ब्रेन से डायरेक्ट निकलती हैं उनको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, वो 12 पेयर्स हैं। ठीक है, तो वो क्रेनियल नर्व्स जो है वो भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा नहीं, क्योंकि वो नर्व्स है। तो लिहाजा इसका आंसर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड कंट्रोल करते हैं पूरे नर्वस सिस्टम। जी, अगला क्वेश्चन है, द ह्यूमन ब्रेन इज प्रोटेक्टेड एक्सटर्नली बाय अ बोनी स्कल स्ट्रक्चर कॉल्ड दी। जी बताइए, ह्यूमन ब्रेन, इंसान का जो ब्रेन है, इज प्रोटेक्टेड, इस की हिफाजत की जाती है एक्सटर्नली, बाहर से, बाई अ बोनी स्कल, एक हड्डियों की खोपड़ी स्ट्रक्चर, हड्डियों की खोपड़ी के की साख्त से, कॉल्ड द, वो हड्डियों की जो खोपड़ी है, वो जो स्ट्रक्चर है जो एक्सटर्नली आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, उसको नुकसान ना हो, उसको साइंटिफिकली आप क्या कहते हैं? ए वर्टिब्रा? नहीं, वर्टिब्रा तो ये जो आपकी स्पाइनल कार्ड है, ये स्पाइनल कॉलम के अंदर चलती है, यानी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर चलती है। और वो वर्टिब्रल कॉलम में जो एक एक छोटी बोन है वो वर्टिब्रा है। ठीक है, तो लिहाजा ये तो इसका, वो वर्टिब्रा तो ब्रेन को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा ना। क्रेनियम, यस, उसको क्रेनियम कहते हैं। ये जो स्कल है ना, खोपड़ी, साइंटिफिकली इसको क्रेनियम कहते हैं। वैसे इंग्लिश में स्कल कहते हैं, मगर साइंस में इसको, बायोलॉजी में, मेडिकल साइंस में क्रेनियम कहते हैं। आगे है मेनिंजीज। क्रेनियम करेक्ट आंसर है, मगर मैं समझा देता हूं आगे क्या है। मेनिंजीज, मेनिंजीज एक आपके ब्रेन के ऊपर लेयर है, वेरी थिन लेयर, जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। इसकी एक से ज्यादा लेयर्स होती हैं वैसे मेनिंजीज की। तो ये मेनिंजीज जो है, ये भी ब्रेन के ऊपर है, बट जो बोनी स्ट्रक्चर है ना, हड्डियों वाला, वो बाहर ये है, ये जो क्रेनियम है। वो मेनिंजीज जो बहुत वेरी थिन मेम्ब्रेन्स विच सराउंड योर ब्रेन, उनको मेनिंजीज कहते हैं। और अगर वो मेनिंजीज में कोई खराबी हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, उस बीमारी को मेनिंजाइटिस कहते हैं। और वो बड़ी डेंजरस बीमारी होती है, बड़ी फेटल होती है, बहुत कम लोग बचते हैं उससे। स्टर्नम, स्टर्नम तो ये वाली हड्डी है जो ये यहाँ पे ब्रेन है, सॉरी, आपकी जो ये बोन है, ये स्टर्नम यहाँ पे, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं है। तो क्रेनियम, स्कल जो है आपकी, वो प्रोटेक्ट करती है। आंसर इसका क्रेनियम मैंने दिया। What is estimated to be the approximate weight of an adult human brain? Adult human brain, एक जवान आदमी का दिमाग जो है, उसका तकरीबन कितना वजन जो है उसको एस्टिमेट किया जाता है, पता है आपको? 1.5 किलो, 1.5 केजी, 1.3, 1.4, 1.5, तो एवरेज 1.5 कह देते हैं। ठीक है ना, वैसे 1.3 होता है या 1.4 होता है, मगर एवरेज वेट 1.5 केजी, 1.5 ही कह देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर 1.5 है। क्वेश्चन समझना है, एक एक लफ्ज क्वेश्चन का, एक एक वर्ड जो है उसका तर्जमा करके बच्चों को समझाएं, फिर जाके उनको पता चलेगा कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसके बाद फिर उनको उसका आंसर दें। 0.5 केजी नो, 1 केजी नो, 1.5 केजी यस। ये आंसर सी जो है ये करेक्ट है, 1.5 केजी। चौथा क्वेश्चन है जी, अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली तकरीबन, हाउ मेनी न्यूरॉन्स, कितने न्यूरॉन कंप्राइज बनाते हैं द हाईली इंट्रिकेट स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा पेचीदा साख्त, इंट्रिकेट स्ट्रक्चर,
हाईली इंट्रिकेट, इंतहाई पेचीदा साख्त ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, इंसानी जहन। इंसानी जहन की जो साख्त है वो बड़ी पेचीदा है, सिंपल नहीं है। तो कितने न्यूरॉन, एक न्यूरॉन एक सेल होता है, तो कितने न्यूरॉन बनाते हैं बताएं? 100 बिलियन, 100 अरब। ये आपकी बुक में या और बुक्स में लिखा हुआ है, बट जो एग्जैक्ट नंबर है ना, दैट इज अ लिटिल डिफरेंट। 86 बिलियन। बहुत सारी जो साइट्स हैं मेडिकल की, वहां पे 86 बिलियन लिखा हुआ है, बट जनरली इसको 100 बिलियन कह देते हैं। तो इसका आंसर ये देखें, 1 मिलियन नो, 1 बिलियन नो, 100 मिलियन नो, 100 बिलियन यस, 100 अरब। ठीक है, ये इसका आंसर है। इतने सेल आपके ब्रेन में होते हैं, 100 बिलियन, 100 अरब। Which major division of the brain is recognized as being the structurally largest part? देखें, which major division of the brain, आपके दिमाग की कौन सी बड़ी तकसीम, दिमाग की डिविजन्स हैं कितनी? 3। एक फोर ब्रेन है, एक मिड ब्रेन है और एक हाइंड ब्रेन है। अभी आपने शक्ल देखी है, डायग्राम में देखा है। तो इन तीनों में से मेजर डिवीजन जब कहा तो इसका मतलब इन तीनों की बात कर रहा है। मेजर डिवीजन का मतलब ये कि 3 मेजर डिवीजन है, एक फोर ब्रेन है, एक मिड ब्रेन है और एक हाइंड ब्रेन है। तो कहता है वो कौन सा इन तीनों में से है, विच मेजर डिवीजन ऑफ द ब्रेन इज रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग द स्ट्रक्चरली लार्जेस्ट पार्ट, जिसका स्ट्रक्चर जो है, जिसकी साख जो है सबसे बड़ी है, जो सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन का। क्या वो मिड ब्रेन है? नहीं। फोर ब्रेन है? यस। हाइंड ब्रेन है? नहीं। हाइंड ब्रेन तो उसके 3 पार्ट है, छोटा सा होता है, मिड ब्रेन भी छोटा होता है। फोर ब्रेन में सेरिब्रम कितनी बड़ी है, 2 उसके हेमिस्फीयर है, हर हेमिस्फीयर के 4 लोब हैं, तो 8 लोब्स हो गए। फिर थैलमस है, हाइपोथैलमस है, एपिथैलमस है, सब थैलमस है, और फिर वो न्यूक्लियाई है उसके अंदर। तो ये सारे उसके अंदर पार्ट हैं, वो बहुत बड़ा है, फोर ब्रेन सबसे बड़ा है। ठीक है। हाइंड मेडल्ला ऑब्लंगाटा, नो, मेडल्ला ऑब्लंगाटा जो है ये तो डिवीजन है ही नहीं। 3 डिवीजन में से ये मेडल्ला ऑब्लंगाटा जो है ये तो हाइंड ब्रेन का पार्ट है। तो ये उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां पे लिखा है। ठीक है, आंसर है फोर ब्रेन। The forebrain is divided into right and left halves. जो फोर ब्रेन है वो 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, राइट और लेफ्ट। हाफ्स, हाफ की जमा है हाफ्स, यानी 2 हाफ हैं, हाफ्स हो गए। तो व्हाट आर दीज हाफ्स कॉल्ड? इन हाफ्स को आप क्या कहते हैं? सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स। ऐसे ही है, 2 मैंने दिखाए हैं ना आपको हेमिस्फीयर। तो ये सेरिब्रल, सेरिब्रम के हैं ना ये, इसलिए सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स। तो ए ऑप्शन ठीक है। सेरिबेलर लोब्स नो, थैलमिक डिवीजन्स नो, मेडुलरी जोन्स नो, ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स, ये करेक्ट है, ए जो है। विच स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन एक्ट्स एज द टॉप मोस्ट एंड लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द ब्रेन? फोर ब्रेन, विच स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। अब वो फोर ब्रेन की बात करता है कि फोर ब्रेन का वो खास हिस्सा है जो कि विच एक्ट्स एज द टॉप मोस्ट, जो सबसे ऊपर है, टॉप ऊपर, मोस्ट सबसे ऊपर, सबसे ऊपर वाला हिस्सा, एंड लार्जेस्ट और सबसे बड़ा कंपोनेंट हिस्सा है, जुज्व ऑफ द ब्रेन। बताएं, फोर ब्रेन का सबसे बड़ा और सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सेरिब्रम। सेरिब्रम ही है ना ऊपर, सबसे बड़ा वही है जिसके 2 हाफ्स हैं, हेमिस्फीयर्स, और हर हाफ के 4 लोब हैं। तो ये सेरिब्रम इसका आंसर होगा। थैलमस नो, हाइपोथैलमस नो, सेरिब्रम यस, पॉन्स नो। तो सेरिब्रम आंसर सी। Next, which functional skill is directed by the right hemisphere of the cerebrum? जी,
ये जो सेरिब्रम के दो हेमिस्फीयर मैंने आपको दिखाए थे, वो कहते हैं जो राइट वाला है वो विच फंक्शनल स्किल इज डायरेक्टेड, कौन सी फंक्शनल महारत को वो कंट्रोल करता है, आपकी कौन सी जो जो स्किल है, फंक्शनल काम करने की जो स्किल है आपकी, उसको ये जो आपका राइट हेमिस्फीयर है, ये वाला ब्रेन का राइट, ये राइट साइड है ना, तो आधा आधा है ना इधर से, तो ये सेरिब्रम का जो राइट हेमिस्फीयर है, ये कौन सी चीज को कंट्रोल करता है, विच फंक्शनल स्किल, ये मैं अब बता देता हूं आपको, क्रिएटिविटी, कि आपके अंदर क्रिएटिविटी क्या है, कितनी है, ठीक है ना, तख्लीकी सलाहियत कितनी है, आपको कोई एक चीज, कोई मजमून दिया जाता है कि इसके ऊपर लिखो जी, क्या कुछ लिख सकते हो, तो क्या आप उसकी कहानी बनाते हैं, क्या कितना ब्रेन आप यूज करते हैं, क्रिएटिविटी कितनी है। और आर्टिस्टिक स्किल्स, आर्टिस्टिक स्किल, कुछ बच्चे या कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, ऐसे खड़े खड़े बस एक मिनट में नहीं, आधे मिनट में खूबसूरत तस्वीर बना देते हैं, तो ये आर्टिस्टिक स्किल है। और बड़ी खूबसूरत नकल उतारते हैं, ये भी आर्टिस्टिक स्किल है। तो ये आर्टिस्टिक स्किल और क्रिएटिविटी जो है, ये राइट हेमिस्फीयर जो है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो अरिथमेटिक कैलकुलेशंस, नो, ये जो अरिथमेटिक कैलकुलेशंस हैं ये लेफ्ट हेमिस्फीयर करता है, याद रखना। मैथमेटिकल अरिथमेटिक, मैथमेटिकल अरिथमेटिक, ये जो मैथमेटिक्स होता है और अरिथमेटिक है, ये जिनको लोगों का मैथ बहुत अच्छा आता है, उनका जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो बड़ा काम कर रहा होता है। लॉजिकल राइटिंग, नो, ये जो लॉजिकल कॉम्प्रिहेंशन है ना, मंतक से बात करना या मंतक से लिखना या दलील से बात करना, ये भी लेफ्ट हेमिस्फीयर का काम है। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, नो, ये भी इसका काम है, लेफ्ट वाले का। लॉजिकल कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल राइटिंग, लॉजिकल थिंकिंग और लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जुबानों को समझना, अच्छी जुबान बोलना, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करना, वो भी लेफ्ट हेमिस्फीयर का काम है। ये ऊपर वाले तीनों काम जो हैं ये लेफ्ट हेमिस्फीयर के। नीचे क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्टिक स्किल्स, यस, क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक स्किल्स, इसको आप कैसे याद रखेंगे कि जो राइट हेमिस्फीयर है वो क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक स्किल्स जो है उसका रिस्पॉन्सिबल है, राइट हेमिस्फीयर। आप क्रिएटिविटी का सी ले लेना और आर्टिस्टिक स्किल्स का ए ले लें, सीए। तो सीए आपको पता है एक डिग्री होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट की, लोग सीए करते हैं ना, उससे याद रखें कि ये जो राइट हेमिस्फीयर है इसने कौन सी डिग्री की हुई है, सीए की, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है। राइट हेमिस्फीयर जो सी से क्रिएटिविटी और ए से आर्टिस्टिक स्किल्स, इस तरह आप याद रख सकते हैं, सी ए, ठीक है। चलें, ये याद रखना है, राइट हेमिस्फीयर इज सी ए, क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्टिक स्किल। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है लॉजिकल कॉम्प्रिहेंशन। ये लॉजिकल कॉम्प्रिहेंशन जो मैंने कहा, लॉजिक से, मंतक से बात करना, समझना। कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, मफहूम, समझना, आपकी समझने की ताकत, मफहूम, किसी चीज का मफहूम समझने की ताकत, ठीक है, कॉम्प्रिहेंड करने की ताकत, वो कॉम्प्रिहेंशन है कि कितने मंतक से आप चीज को समझते हैं या बयान करते हैं, वो है लॉजिकल। स्पीच, लैंग्वेज, लैंग्वेज, तो ये लॉजिकल कॉम्प्रिहेंशन, एल से लॉजिकल, स्पीच, पीछे लैंग्वेज आपने पढ़ा, ये देखो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, सी ऊपर वाला लैंग्वेज, ये स्पीच वो लैंग्वेज ही है। तो लॉजिकल कॉम्प्रिहेंशन एंड लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, दोनों एल आ गए, लॉजिकल एंड लैंग्वेज। एंड मैथमेटिकल अरिथमेटिक, एम आ गया। तो मैथमेटिकल आर कंट्रोल्ड बाय विच स्पेसिफिक हेमिस्फीयर, ये तीनों मैं ऊपर बता चुका हूं आपको कि ये लेफ्ट हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है इन तीन चीजों को वो कंट्रोल करता है। इसको कैसे याद रखेंगे, लॉजिकल कॉम्प्रिहेंशन एल से शुरू हुआ, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन ये भी एल से शुरू हुआ, मैथमेटिकल अरिथमेटिक एम से शुरू हुआ, तो एलएलएम लॉ की डिग्री है, मास्टर ऑफ लॉ इसको कहते हैं। एक होती है एलएलबी, एक होता है एलएलएम, तो आप एलएलएम याद रखें। तो लेफ्ट हेमिस्फीयर के पास कौन सी डिग्री है, एलएलएम, लॉजिकल
थिंकिंग या लॉजिकल कॉम्प्रिहेंशन, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड मैथमेटिकल अरिथमेटिक। एलएलएम, इसके पास एलएलएम की डिग्री है लेफ्ट हेमिस्फीयर के पास, और राइट हेमिस्फीयर के पास चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री है सीए, क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्टिक स्किल्स। बस इस तरह याद रखें तो आप कभी नहीं भूलेंगे। इसका आंसर देख लेना आप, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर ही होगा। राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर नो, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर यस, बी, ये बी इसका आंसर है, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो ये लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कौन है, क्या डिग्री है इसके पास, एलएलएम, लॉजिकल कॉम्प्रिहेंशन, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड मैथमेटिकल अरिथमेटिक। ठीक है, आगे जी क्वेश्चन नेक्स्ट 10, वेयर इज द स्ट्रक्चरल स्मॉल रीजन called the thalamus located inside the brain। देखें थैलमस, मैंने अभी आपको दिखाया है, मैंने आपको 2-3 इमेजेस दिखाए हैं जिसमें थैलमस दिखाया है। वो ये पूछ रहा है कि वेयर इज द स्ट्रक्चरल स्मॉल रीजन, वो साख्ती छोटा इलाका, कॉल्ड थैलमस, जिसको थैलमस कहते हैं, लोकेटेड वाकया है इनसाइड द ब्रेन, ब्रेन के अंदर। ब्रेन के अंदर ये कहां वाकया है, आप बताएं मुझे, आपने 4 ब्रेन के कितने पार्ट पढ़े थे, सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस। तो थैलमस किसके अंदर है फिर, 4 ब्रेन के अंदर है ना, ठीक है, क्योंकि उसका पार्ट है 4 ब्रेन का, तो ये इनसाइड 4 ब्रेन होगा ये। चलें, बीनीथ द मिड ब्रेन नो, मिड ब्रेन के नीचे नहीं है, मिड ब्रेन मैंने आपको ग्रीन सा दिखाया था, उसके नीचे नहीं है। इनसाइड द सेरिब्रम यस, सेरिब्रम के अंदर है, आपने देखी है वो शक्ल कि उसके अंदर थैलमस मैंने आपको दिखाया था, किस कलर का, ब्लू कलर का, और हाइपोथैलमस भी ब्लू कलर का। मैंने दिखाया था कि ये हाइपोथैलमस जो है, थैलमस जो था वो राउंड था फुटबॉल की तरह, और हाइपोथैलमस थोड़ा सा लंबा सा था, वो उसके नीचे था। हाइपोथैलमस जो था वो थैलमस के नीचे था, वो भी ब्लू था, वो भी ब्लू था। ये दोबारा आप वो, जब मैं ये भेजूंगा आप लोगों को, तो ये देख लीजिएगा, इसमें वीडियो जब आप सुनेंगे तो इसको देख लीजिएगा। अच्छा जी, तो इनसाइड द सेरेब्रम, ये जवाब दुरुस्त है। एट द बेस ऑफ द मेडुला नहीं, गलत। इनसाइड द पॉन्स नहीं, गलत। तो ये इनसाइड द सेरेब्रम जो मैंने बताया वहां पे। विच स्ट्रक्चर लाइज इमीडिएटली बीनीथ द थैलेमस टू रेगुलेट क्रिटिकल होम्योस्टैटिक फंक्शंस। जी, which structure lies immediately beneath the thalamus, थैलमस के फौरन नीचे। थैलमस इमीडिएटली बीनीथ का क्या मतलब है, फौरन नीचे, यानी थैलमस के नीचे और कोई चीज नहीं है। थैलमस के फौरन नीचे जो पार्ट आता है जो कि क्रिटिकल होम्योस्टैटिक फंक्शंस अदा करता है, उस पार्ट का नाम बताएं। वो कहते हैं, अभी तो बता के हटा हूं, हाइपोथैलमस। हाइपो का क्या मतलब होता है, नीचे। हाइपर का क्या मतलब होता है, ऊपर। तो हाइपोथैलमस, थैलमस के नीचे, तो उस पार्ट का नाम ही हाइपोथैलमस है, क्योंकि वो थैलमस के नीचे। और उसका क्या फंक्शन है, होम्योस्टैटिक फंक्शन, आपकी बॉडी के की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करना। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म, जितने रिएक्शन हो रहे हैं बॉडी में, ठीक है, बिल्डिंग रिएक्शंस और जो डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस हैं, ये सारे रिएक्शंस जो हैं ये उसमें आते हैं। तो ये वो रेगुलेट करता है आपकी बॉडी के सारे जो फंक्शंस हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, तो वो हाइपोथैलेमस है और थैलेमस के नीचे। तो इसका आंसर होगा हाइपोथैलेमस। सेरिबेलम नो, हाइपोथैलेमस यस, मिड ब्रेन नो, स्पाइनल कार्ड नो, यस, हाइपोथैलेमस इसका आंसर है। क्वेश्चन 12, the hypothalamus is responsible for controlling which set of bodily sensations। जी, उसने पीछे बताया हाइपोथैलेमस जो है होम्योस्टैटिक फंक्शंस का रिस्पॉन्सिबल है, उसकी जिम्मेदारी होम्योस्टैटिक, रेगुलेट द होम्योस्टैटिक कंडीशन ऑफ योर बॉडी। ठीक है, होम्योस्टैटिक कंडीशन का क्या मतलब, होम कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करना, आपको भूख लगती है उसका बताना, यह भी हाइपोथैलेमस का काम है।
और आपको प्यास लगती है, थर्स्ट, ये भी उसका काम है। तो ये तीन काम जो हैं ये हाइपोथैलेमस के हैं। टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, हंगर, भूख, थर्स्ट, प्यास, थर्स्ट, प्यास। तो ये तीन काम हाइपोथैलेमस के। आप कैसे याद रखेंगे कि ये हाइपोथैलेमस के तीन काम है? चलो इसके लिए भी आपको एक वो तुक्का जिसको पंजाबी में कहते हैं बता देता हूं। हाइपोथैलेमस, एच से शुरू होता है, हाइपो, एच से आप हंगर बना दें। थैलमस, हाइपो के बाद थैलमस, टी एच से थर्स्ट, एच से हंगर और टी एच से थर्स्ट। और टी एच के से पहले जो टी है, जो टी एच का टी है, उससे टेम्परेचर। हाइपोथैलेमस के अंदर से आप उसके तीनों फंक्शन निकाल लें। हाइपो से एच लेके उससे हंगर बनाएं, थैलमस से टी एच लेके उससे थर्स्ट बनाएं, और टी एच से टी लेके टेम्परेचर बनाएं। ये तीन चीजें रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। इनको कहते हैं होम्योस्टैटिक कंडीशंस आपकी बॉडी की, ठीक है, उनको रेगुलेट करता है। ये सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बॉडी में हो रही है, उसी वजह से आपको प्यास आपको लगती है या बुझती है, या भूख लगती है या भूख खत्म होती है, या टेम्परेचर आपकी बॉडी में ज्यादा होता है या कम होता है, फ्लक्चुएशन जो है। ये इन सब चीजों को कौन रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस। और ये मैंने बता दिया कैसे याद रखना है, ठीक है जी। उसने कहा बैलेंस एंड पोस्चर, नहीं, ये उसका काम नहीं है। क्रिएटिविटी एंड स्पेशल एबिलिटी, ये भी उसका काम नहीं है। क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्टिक स्किल्स, ये स्पेशल एबिलिटी, ये स्पेशल जो है, स्पेस सुना है आपने, SPACE, स्पेस, जगह को कहते हैं स्पेस, कि कितनी स्पेस है। तो ये स्पेस, उस स्पेस से ही ये एडजेक्टिव है स्पेशल। ये TIAL अपनी तरफ से ऐड करना पड़ता है, ठीक है, CE को हटा के। तो स्पेशल एबिलिटी, यानी ये जो क्रिएटिविटी एंड स्पेशल एबिलिटी है, क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्टिक स्किल एंड स्पेशल एबिलिटी, ये राइट हेमिस्फीयर का काम है। बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट, यस, ये मैं बता चुका हूं कि हाइपोथैलेमस के ये तीन काम है। हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग रेट, नहीं, ये इसका काम नहीं है। ये आंसर है बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट। क्वेश्चन 13, विच रीजन, कौन सा इलाका ऑफ द ब्रेन, दिमाग का, इज लोकेटेड डायरेक्टली बिलो द सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है उसके बिल्कुल डायरेक्ट उसके नीचे ब्रेन का जो इलाका है उसको क्या कहते हैं? बिलो द सेरिब्रम, टू रिसीव एंड पास सेंसरी इनपुट्स। जिस उस इलाके का काम यह है कि सेंसरी इनपुट्स को रिसीव करना और आगे पास कर देना। ये क्या सेंसरी इनपुट्स हैं? यानी जो सेंसरी नर्व्स इंफॉर्मेशन लेके आ रही हैं, मुझे यहां पे चींटी ने काट लिया, मुझे यहां पे वास्प ने काट लिया, मुझे यहां पे किसी ने मार दिया, तो ये जो सेंसेशन ऑफ पेन है, ये सेंसरी नर्व यहां से लेके जो आ रही है, ये स्पाइनल कार्ड से होती हुई तो आगे जहां पे रिसीव होती है ब्रेन में, और फिर वो आगे पास ऑन करता है अगले ब्रेन के पार्ट में, कहता है उस पार्ट का नाम बताएं। तो जो बिल्कुल सेरिब्रम के नीचे, जी, उसने बड़ा आसान कर दिया, उसका फंक्शन बता दे। ये मिड ब्रेन का फंक्शन होता है कि जो इंफॉर्मेशन सेंसरी इनपुट्स, सेंसरी इनपुट का मतलब सेंसरी इंफॉर्मेशन, सेंसेशंस, सेंसेशन ऑफ पेन है या मक्खी बैठ गई है, आपने, आपको एक सेंसेशन हुई है, ठीक है, तो वो जो आती है आपके ब्रेन में, कहां पे रिसीव होती है आके? वो मिड ब्रेन में रिसीव होती है, और मिड ब्रेन उसको पास ऑन कर देता है आगे फोर ब्रेन को, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा मिड ब्रेन। उस इलाके का नाम, यानी ब्रेन के उस हिस्से का नाम मिड ब्रेन है। उसने कहा फोर ब्रेन नो, मिड ब्रेन यस, हाइंड ब्रेन नो। मेडल्ला ओब्लंगेटा, मेडल्ला ओब्लंगाटा जो है ये तो पार्ट ही नहीं है उन तीन डिवीजन्स का, ये तो हाइंड ब्रेन का पार्ट।
तो मिड ब्रेन इसका आंसर है, ये आंसर है मिड ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिड ब्रेन ट्रांसफर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी ऑर्गन्स क्या है बताएं? हवासे खमसा क्या है सेंसरी ऑर्गन्स? नोज, टंग, आईज, ईयर्स, 4 हो गए, एंड स्किन। स्किन कहां पे है? पूरी बॉडी के ऊपर है। तो ये सेंसरी ऑर्गन 5 है। यहां से इंफॉर्मेशन जाती है, आपकी आंख से इंफॉर्मेशन जाती है। आंख इंफॉर्मेशन भेजती है कि मेरे आगे ये बंदा बैठा हुआ है, मेरे आगे से गाड़ी गुजर। कान भेजता है इंफॉर्मेशन ब्रेन को, क्या? कि ये जो आवाज है ये डंकी की है, ये हॉर्स की है, ये ट्रक की है, ये मेरे वालिद साहब की आवाज है। मतलब वो कान, वो भी इनपुट, सेंसरी इनपुट भेजता है। नोज भी सेंसरी इनपुट, स्मेल, ऑल्फैक्टरी सेंसेशन, स्मेल, वो भी भेजता है कि ये खुशबू है गुलाब के फूल। अगर वो किसी गंदगी के ढेर से गुजरेगा तो वो बुदबू की इंफॉर्मेशन, सेंसरी इनपुट जो है वो बुदबू की जाएगी ब्रेन में। तो ये सारी जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं ये इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं ब्रेन में, ठीक है। तो वो कहता है द मिड ब्रेन ट्रांसफर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन्स टू विच एप्रोप्रिएट एरिया। मिड ब्रेन जो है वो इंफॉर्मेशन जो रिसीव करता है इन 5 ऑर्गन से, वो आगे किसको दे देता है? वो इंफॉर्मेशन पास ऑन कहां पे करता है? जाहिर है, मैंने कहा कि मिड ब्रेन के ऊपर क्या है? 4 ब्रेन, ये जिसमें सेरिब्रम भी है, थैलमस भी है, हाइपोथैलेमस भी है, ठीक है, उसको पास ऑन करता है 4 ब्रेन को। तो ऑप्शंस में 4 ब्रेन पहले ही लिखा है, ये करेक्ट आंसर है। सेरिबलम, सेरिबलम नहीं, स्पाइनल कार्ड भी नहीं, इफेक्टर मसल्स भी नहीं। इफेक्टर मसल्स का काम तो ये जो यहाँ पे आपकी पेरिफेरल बॉडी है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसमें होते हैं इफेक्टर मसल्स। यहाँ पे तो ब्रेन के अंदर तो होती नहीं। तो 4 ब्रेन इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट सब स्ट्रक्चर्स कंपोज द हाइंड ब्रेन? अभी आपने इमेज में, डायग्राम में देखा, हाइंड ब्रेन के कितने थे? 3। एक था सेरिबलम, जो के सेरिब्रम के बिल्कुल पीछे नीचे था, पिछली साइड पे नीचे था सेरिब्रम के, वो सेरिबलम। एक पॉन्स था आगे जो ओवल शेप था, अंडे की शक्ल। एक मेडल्ला ऑब्लिंगाटा। ये 3 पार्ट्स हैं, तो इसका आंसर 3 होगा। 2 नो गलत, 3 यस, 4 नो, 5 नो। जी आंसर है 3। तो 3 पार्ट्स होते हैं हाइंड ब्रेन के, ठीक है। क्वेश्चन 16, विच स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन का कौन सा वो खास हिस्सा है, लाइज अंडर द बैक ऑफ द सेरेब्रम? अभी बताया आपको कि सेरेब्रम की पिछली साइड, बैक पार्ट ऑफ द सेरेब्रम, सेरेब्रम का जो पिछला हिस्सा है उसके नीचे हाइंड ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है? हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट हैं, उन 3 में से कौन सा पार्ट जो सेरिब्रम की बैक साइड पे नीचे होता है? अभी मैंने बताया सेरिबलम, ठीक है, हाइंड पार्ट। ये पॉन्स नो, थैलमस नो, सेरिबलम सी, इसमें सी करेक्ट आंसर है, ठीक है जी, सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, द प्राइमरी रोल ऑफ द सेरिबलम इज टू एक्ट एज ए कंट्रोलर फॉर। जी, जो सेरिबलम है इसका क्या रोल है? हमने मुख्तलिफ दिमाग के हिस्सों के पीछे रोल पढ़े हैं, कुछ हमने उसको कोई ट्रिक सीखने के भी लगाए, किसी को सीए कहा, किसी को एलएलएम कहा, किसी को कुछ कहा। तो ये सेरिबलम जो है इसका भी मैं बता देता हूं आपको। ये आपकी बॉडी का जो बैलेंस है ना, कि आप जब चलते हैं तो आपका बैलेंस कायम रहता है, आप गिरते नहीं, इधर उधर डोलते नहीं, ठीक है। बॉडी बैलेंस उसको ये कंट्रोल करता है, और आपके मसल्स की मूवमेंट को भी ये कंट्रोल करता है, ठीक है। तो सेरिबलम में आप किस तरह याद रखेंगे बैलेंस और मसल की मूवमेंट?
ये सेरिबेलम में जो बी आता है उससे तो आप याद रखें कि बॉडी बैलेंस, और जो एम आता है मसल मूवमेंट, एम से मसल और एम से मूवमेंट। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि ये दो फंक्शन है सेरिबेलम की, ठीक है, बॉडी का बैलेंस और मसल की। ऐसे नहीं होगा आपके हाथों के मसल कांप रहे हो और आपने ग्लास पकड़ा हुआ और ऐसे ऐसे वो कांप रहे हैं, दैट इज ये इसको कौन कंट्रोल करता है? ये सेरिबेलम कंट्रोल करता है मसल की मूवमेंट को और बॉडी बैलेंस को। ये पहला उसने कहा इमोशनल थॉट्स एंड मेमोरीज नो बॉडी बैलेंस एंड प्रिसाइज मूवमेंट्स। यस, बॉडी का बैलेंस और आपकी जो मूवमेंट्स हैं वो बिल्कुल सही हो, उसको कौन मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है? वो सेरिबेलम करता है। ठीक है जी, इस तरह याद रखना है आपने। इनवॉलंटरी स्वालोइंग, रिफ्लेक्सेस नो, ये नहीं। प्रोसेसिंग साउंड वेव्स नो, वो इसका है बॉडी बैलेंस एंड प्रिसाइज मूवमेंट्स, मसल की मूवमेंट्स। नेक्स्ट है जी 18, विच ओवल स्ट्रक्चर। अच्छा, जब ओवल स्ट्रक्चर कह दिया तो फौरन आपको समझ आ गई कि पॉन्स की बात कर, PONS, वही ओवल स्ट्रक्चर है एक हाइंड ब्रेन में। विच ओवल स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट बीनीथ द मिड ब्रेन। यस, है भी मिड ब्रेन के नीचे। टू मैनेज फंक्शंस लाइक स्लीप एंड टेस्ट। अच्छा, उसके फंक्शन भी बता दिए उसने कि वो स्ट्रक्चर जो है उसका नाम बताएं, जो कि मिड ब्रेन के नीचे होती है और शक्ल उसकी ओवल होती है अंडे जैसी, और काम उसका होता है रेगुलेट करना आपकी नींद को और आपके जायके को, स्लीप एंड टेस्ट। ठीक है, तो वो है पॉन्स, PONS, हाइंड ब्रेन का पार्ट, उस ये इन चीजों को कंट्रोल करता है। अच्छा, अब ये आप कैसे याद रखेंगे? ये याद रखने का तरीका ये है, पॉन्स को जरा देखें, PONS, उसने कहा स्लीप और टेस्ट। वैसे इसका एक और फंक्शन भी है, स्वालोइंग, ये जो आप निकलते हैं ना गले से, तो इसको भी वही कंट्रोल करता है। अगर वो न्यूरॉन्स जो है वो डैमेज हो जाए तो फिर आपको निगलना नहीं आता। मेरा एक कजन है गांव में, उसके यहाँ पे ट्यूमर था, उसका ट्यूमर रिमूव किया, अब वो खा नहीं सकता, गले से नीचे नहीं होता क्योंकि उसकी वो वेन जो है वो कट गई है। अब वो उसके यहाँ पे नाली लगी हुई है, इधर से बस दूध डाल देते हैं स्टमक में। कई सालों से 2016 में उसका ऑपरेशन हुआ था, मैं नहीं करवाया था, तो ये मुझे पता है कि ये पॉन्स जो है ये स्वालोइंग को भी कंट्रोल करता है, निगलने को भी कंट्रोल करता है, स्लीप को भी कंट्रोल करता है, ठीक है, और टेस्ट को भी रेगुलेट करता है। कैसे याद रखेंगे? तरीका अपना अपना तरीका होता है, बट मैंने एक ट्रिक बनाया है। स्लीप जो है उसका पहला लफ्ज S है और आखिरी लफ्ज P है, तो आप इसको उल्टा पढ़ें, S और P। S स्लीप का पहला लेटर है और P आखिरी लेटर है, तो पॉन से पहले स्लीप यहां से बना। S के बाद इंग्लिश में अगला लेटर कौन सा आता है? T, तो T से टेस्ट, स्लीप एंड टेस्ट, ये तो यहीं से बन गया। S के बाद क्या आता है? T, टेस्ट, तो S इसको उल्टा पढ़े, स्लीप जो है उसमें S पहले आता है और P एंड पे आता है, तो यहां भी इधर से पढ़ेंगे तो S पहले और P बाद में। स्लीप, S के बाद T आया, टेस्ट, और S से ही स्वालोइंग, S से स्लीप भी है, स्वीप, स्लीप, स्वालोइंग एंड टेस्ट, इन तीन चीजों को पॉन्स कंट्रोल करता है। हाइंड ब्रेन का ओवल पार्ट जो मिड ब्रेन के नीचे होता है, बीनीथ, तो पॉन्स है ये, एक्सॉन नहीं है, सेरिब्रम नहीं है, मेडुल्ला ऑब्लंगाटा नहीं है, पॉन्स इसका आंसर है। विच स्ट्रक्चर फॉर्म्स द मोस्ट पोस्टीरियर लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन? जी बताएं जी, वो कौन सा स्ट्रक्चर है ब्रेन का जो कि सबसे पिछला, सबसे नीचे वाला, लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का सबसे नीचे वाला पार्ट बताएं, जो कि आगे जुड़ा होता है, कनेक्टेड है आपकी स्पाइनल कार्ड के साथ। आपको पता है आपकी स्पाइनल कार्ड आपके ब्रेन का हिस्सा है, ब्रेन ब्रेक नहीं होता, जहां पे वो खत्म होता है वहां से वो कनेक्ट हो जाता है स्पाइनल कार्ड के साथ, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है।
वो आखिरी हिस्सा आपने देखा है, आपने इमेज, इसलिए मैंने इमेज बड़े तफसील से आपको दिखाए थे सारे। वो क्या है? मेडल्ला ऑब्लंगाटा, ये आखिरी पार्ट है, लोअर मोस्ट लिखा हुआ है, सबसे नीचे वाला, पोस्टीरियर सबसे पिछला और सबसे नीचे वाला पार्ट जो है ब्रेन का, ठीक है, वो है मेडल्ला ऑब्लंगाटा। थैलमस नो, मेडल्ला ऑब्लंगाटा यस, ये बी जो है ये ठीक है, सेरेब्रम नो, हाइपोथैलेमस नो, ये है मेडल्ला ऑब्लंगाटा जी। नेक्स्ट है जी, विद विच वाइटल स्ट्रक्चर, विद के साथ विच, कौन से वाइटल, अहम, स्ट्रक्चरल सिलेंडर, साइलेंडर, जब लफ्ज सिलेंडर आ गया तो सिलेंडर किस तरह का होता है? यानी जिसकी लंबाई ज्यादा होती है और वो गोल होता है, इस तरह सिलेंडर। आपने गैस का सिलेंडर देख लिया ना, इस तरह जब सिलेंडर आ गया तो आपके ज़हन में कौन सी शक्ल आ गई? स्पाइनल कार्ड, वो सिलेंडर की तरह लंबी है, यहां से शुरू होती है यहां तक जाती है, ये सारी स्पाइनल कार्ड, ये सिलेंडर। तो फौरन आपके ज़हन में आ जाना चाहिए कि स्पाइनल कार्ड की बात हो रही है। विद विच वाइटल स्ट्रक्चर सिलेंडर is the medulla oblongata directly connected at its base? मेडल्ला ऑब्लंगाटा जो है अपनी बेस पे, जहां से ये शुरू होता है ऊपर की तरफ, वहां से ये किस स्ट्रक्चर के साथ, जो कि सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, अटैच होता है, उसका नाम बताए? स्पाइनल कार्ड, ठीक है। क्रेनियम नो, क्रेनियम तो स्कल है, स्पाइनल कार्ड भी, ये ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन गलत, ऑप्टिक नर्व गलत, स्पाइनल कार्ड ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, विच स्पेसिफिक रीजन ऑफ द फोर ब्रेन, ये जो आपका फोर ब्रेन है, इसका कौन सा खुसूसी इलाका सर्व्स एज ए स्पेशलाइज्ड कंट्रोल हब फॉर रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट? देखें जी, टी एच आ गया, हाइपोथैलेमस, मैंने समझाया था आपको कि एच, हंगर जो है वो किससे आएगा? हाइपो के एच से, और थर्स्ट थैलमस के टी एच से, और टेम्परेचर टी एच के टी से। तो ये यहीं से आपको उसका पता चलना चाहिए कि इसका आंसर हाइपोथैलेमस है, ठीक है। फोर ब्रेन के तीन पार्ट उसने बताया, ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है। सी, हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन 22, द ह्यूमन ब्रेन इज सेफली एनक्लोज्ड, इंसानी जहन बड़ी हिफाजत के साथ एनक्लोज्ड, घिरा हुआ है, इनसाइड अ स्टर्डी, एक बड़ी मजबूत के अंदर, बोनी, हड्डियों की स्कल, खोपड़ी, एक बड़ी मजबूत हड्डियों की खोपड़ी के अंदर एनक्लोज है हमारा ब्रेन। दिस स्ट्रक्चरल प्रोटेक्टिव स्कल, ये साख्ती हिफाजती खोपड़ी, इज साइंटिफिकली नोन एज द, साइंटिफिकली इसको क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन तो पहले भी आ चुका, क्रेनियम। ये खोपड़ी को साइंस में क्या कहते हैं? बायोलॉजी और मेडिकल साइंस में क्या कहते हैं? क्रेनियम। इसका आंसर है क्रेनियम। सेरिबेलम नो, क्रेनियम यस, बी जो है यस, मेनिंजीज नो, वर्टिब्रल कॉलम नो, ये क्रेनियम आंसर है जी, आंसर बी। क्वेश्चन 23, अ पेशेंट, एक मरीज, लूजेस देयर एबिलिटी टू, देखें आप पेशेंट के बाद लूजेस देयर, THEIR, देयर तो ज्यादा के लिए होता है, यहां पे आप पेशेंट है, देखना, ये देखें, इसको हम इन्फिनेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। कोई इस तरह का लफ्ज आ जाए ना, वन आ जाए, एनी वन, एवरी वन, तो फिर आगे जो इन्फिनेटिव प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। इसलिए आप पेशेंट के लिए अगर देयर लिखा गया है तो जो लोग इंग्लिश समझते हैं उनको पता है कि ये दुरुस्त है, हेज नहीं आना था। अब पेशेंट लूजेज हेज एबिलिटी गलत था, अब पेशेंट लूजेज देयर, जब आप पेशेंट कहता है तो आप पेशेंट का मतलब कोई खास पेशेंट की बात नहीं कर रहा, कोई पेशेंट, बेशुमार लोग हैं तो वो सारे किसानों की बात कर रहे हैं, तो इसलिए देयर इन्फिनेटिव प्रोनाउन यहां पे आना है। A patient loses their ability to balance perfectly while walking or making precise coordinated muscular movements.
कहता है एक मरीज है जो अपनी अहलियत खो देता है अपना तवाजन कायम रखने की, चलते उसका तवाजन कायम नहीं, ठीक है। आर मेकिंग प्रीसाइज कोऑर्डिनेटेड मस्कुलर मूवमेंट, या उसके मसल्स की जो मूवमेंट है उनका आपस में रबत नहीं रहता, उसको पता नहीं चलता, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज लाइकली फेलिंग टू फंक्शन प्रॉपरली, बताएं। अगर बॉडी का बैलेंस ना रहे और मूवमेंट ऑफ मसल्स कोऑर्डिनेटेड या प्रीसाइज ना रहे, तो कौन सा ब्रेन का पार्ट जो है काम नहीं कर रहा, बताएं। सेरिबलम अभी पढ़ा हमने, मैंने बी से कहा था बॉडी बैलेंस, एम से कहा था मस्कुलर मूवमेंट, याद रखना। तो सेरिबलम, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सेरिबलम। ये पहला है सेरिबलम नो, थैलमस नो, मेडल्ला ओब्लंगाटा नो, सेरिबलम चौथा आंसर, ठीक है जी, सेरिबलम है। क्वेश्चन 24, विच पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन, पिछले दिमाग का कौन सा हिस्सा कंसिस्ट ऑफ एन ओवल स्ट्रक्चर, ओवल स्ट्रक्चर से पता चल गया आपको, लोकेटेड बीनीथ द मिड ब्रेन, पता चल गया मिड ब्रेन के नीचे कौन होता है, पॉन्स। ओवल स्ट्रक्चर कौन होता है, पॉन्स। दैट रेगुलेट्स क्रिटिकल फंक्शंस लाइक स्लीप, स्वallowing एंड टेस्ट, ये मैंने आपको बताया था। पॉन्स से स्लीप बनेगा, एस एंड पे है, पी शुरू में है, एस के बाद टी आएगा, टेस्ट बन जाएगा, और एस से ही स्वallowing बन जाएगा, ठीक है। तो वो कौन सी ऑप्शन है, पॉन्स, पहली वाली ऑप्शन ठीक है, ठीक है जी। आगे जी क्वेश्चन 25, द राइट हेमिस्फीयर ऑफ द सेरिब्रम, ये सेरिब्रम का जो राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल्स स्पीच एंड लॉजिकल राइटिंग, गलत। स्पीच, लैंग्वेज एंड लॉजिकल राइटिंग, लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन एंड लॉजिकल कॉम्प्रीहेंशन तो लेफ्ट कर रहा है, उसने यहां पे लिखा है राइट। द राइट हेमिस्फीयर ऑफ द सेरिब्रम कंट्रोल्स स्पीच एंड लॉजिकल राइटिंग, बात ही गलत है। वाइल द लेफ्ट हेमिस्फीयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिविटी, नो, ये उल्ट कर गया। जो काम राइट ने करना था वो लेफ्ट को बता गया, जो लेफ्ट ने करना था वो राइट को बता गया, ठीक है। तो ये उलट कर गया, क्योंकि क्रिएटिविटी सीए की डिग्री किसके पास है, राइट हेमिस्फीयर, क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्टिक स्किल, तो उसने यहां पे लेफ्ट लिख दिया। और एलएलएम की डिग्री इसके पास है, लेफ्ट हेमिस्फीयर के पास। लॉजिकल स्किल्स, लॉजिकल कॉम्प्रीहेंशन और लैंग्वेज स्किल्स या लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, एंड एम क्या है इसमें, क्या था जो यहां पे उसने लिखा है, स्पीच, लॉजिकल राइटिंग और मैथमेटिकल अरिथमेटिक, मैथमेटिकल अरिथमेटिक, तो वो एम उसके लिए था, ठीक है। तो मेरे भी ज़हन से जरा निकल गया था, टाइम लगा है सोचने में। तो ये आगे ऑप्शन देता है ए, ट्रू, क्या ये बात ट्रू है, ये ट्रू तो है ही नहीं, बिकॉज ट्रू कॉमा बिकॉज हेमिस्फीयर्स ऑलवेज वर्क इन आइडेंटिकल डायरेक्शंस, नो, ये गलत है, ट्रू तो है ही नहीं, ये बात ही गलत है जो उसने ऊपर की। फॉल्स, कहता है ये मैंने ऊपर झूठ बोला है, क्यों, बिकॉज द लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल्स स्पीच, कॉम्प्रीहेंशन एंड अरिथमेटिक, अब बात ठीक कर रहा है। वाइल द राइट कंट्रोल्स क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्टिक, ये बात ठीक है। तो बी इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो इसका आंसर ये वाला आंसर है कि ये जो बात ऊपर उसने की फॉल्स है, क्योंकि जो राइट हेमिस्फीयर है उसका काम क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्टिक स्किल है, और जो लेफ्ट है उसका है लैंग्वेज, लॉजिक एंड मैथमेटिकल अरिथमेटिक, ठीक है। तो ये बी पार्ट ठीक है। सी फॉल्स, ऊपर भी फॉल्स का, नीचे भी फॉल्स का, बिकॉज स्पीच इज एंटायरली कंट्रोल्ड बाय द मिड ब्रेन, नहीं, ये फॉल्स इसलिए नहीं है कि स्पीच जो है वो मिड ब्रेन कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन तो स्पीच कंट्रोल नहीं करता, इसका मतलब सी भी ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन ठीक, बी भी फॉल्स है, सी भी फॉल्स है, लिखा दोनों में फॉल्स है, मगर बी वाला फॉल्स ठीक है, सी वाला फॉल्स ठीक नहीं है, ठीक है जी।
आगे ट्रू वो तो है ही नहीं। तो ये लास्ट क्वेश्चन था जी। आंसर बी फॉल्स, बिकॉज द लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल्स स्पीच यानी लैंग्वेज, कॉम्प्रिहेंशन वही लॉजिकल कॉम्प्रिहेंशन, एंड अरिथमेटिक वही मैथमेटिकल अरिथमेटिक, while the right controls creativity and artistic skills। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चन पेपर बनेगा 27 को और ऑफ सितंबर और 24 ऑफ अक्टूबर को जो पेपर लिया जाएगा, उसका जो स्टाइल होगा, उसका एक क्वेश्चन जो होगा वो एमसीक्यूज का होगा, और एमसीक्यूज बिल्कुल इस तरह के होंगे, ये मैंने आपको बताया। फिर फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स, ये हो, उस पे भी मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियोस लेक्चर बनाऊंगा, वीडियो लेक्चर्स, उसके बारे में भी बताऊंगा। जो अगले क्वेश्चंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, करेक्ट को इनकरेक्ट करना, एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं वो। ठीक है, तो अब मुझे इजाजत दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।